नमस्कार मित्रों। पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है, इसे आप एक पॉलिटिकल वायलेंस नहीं कह सकते, न ही कम्युनल वायलेंस कह सकते हैं। ये शुद्ध रूप में जिहाद है। जिहाद, वो जिहाद जो 712 ईस्वी से चल रहा है, बल्कि उसके भी थोड़ा पहले से चल रहा है। 712 ईस्वी में तो मोहम्मद बिन कासिम की विजय हो गई थी, लेकिन प्रयास उसके पहले भी हो रहे थे, उससे भी 50 साल पहले से। तो वही जिहाद, ये वही जिहाद है जो कश्मीर में हुआ था 1990 में। ये वही जिहाद है जो 1946 में 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में सामने आया था। वही जिहाद एक बार फिर हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। लेकिन आज का हमारा सवाल ये है कि इससे निपटने के लिए हमारे पास संवैधानिक या वैधानिक, माने कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल, ये रास्ते क्या है? बहुत सारी बातें सोशल मीडिया में आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। कोई कह रहे हैं शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर दो। कोई कुछ। आज हम प्रयास करेंगे इनका परीक्षण करने का कि इनमें कौन कौन से उपाय हैं जो कारगर हो सकते हैं, और वर्तमान परिस्थितियों का मतलब आप जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में प्रचंड जनमत से चुनी हुई एक सरकार है। तो इतना आसान भी नहीं है। इसलिए हाँ, अगर वहाँ पर कोई कोलिशन गवर्नमेंट होती, कोई कमज़ोर सरकार होती, स्पष्ट बहुमत ना होता, तो ये काम थोड़ा आसान होता। खैर, फिर भी हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से उपाय हैं जो कारगर हैं, जो अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले 356 पे आते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो 356 के संबंध में जो हमारे संविधान में लिखा है, पहले वो आपके सामने हम पढ़ते हैं। एक मिनट माफ करिए, थोड़ा सा। तो क्या लिखा है? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट. Article 356 says that if the President, on receipt of a report from the governor of a state or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution, he may issue a proclamation. By that proclamation, the President may assume to himself or any of the powers vested in or exercisable by the governor to anybody or authority in the state. दूसरा है, the President may declare that the powers of the legislature of the state shall be exercised by or under the authority of Parliament. ठीक है। तो मतलब यह है कि 356 अगर लगा दिया जाता है तो
वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जो वहाँ की शक्तियाँ हैं, कार्यकारी शक्तियाँ हैं, तो उनका इस्तेमाल केंद्र सरकार कर सकेगी, है ना, वो केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएंगी। और जो वहाँ की विधानसभा की शक्तियाँ हैं, लेजिस्लेचर की शक्तियाँ हैं, वे पार्लियामेंट में आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये चीज़ पहले तो बहुत आसानी से हो जाती थी, पहले बहुत आसानी से हो जाती थी कि राष्ट्रपति को ये समाधान हो गया कि किसी स्टेट में जो है, किसी स्टेट की मशीनरी जो है इस तरह से नहीं चल पा रही है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रही है, तो 356 के अंतर्गत उन सरकारों को भंग कर दिया जाता था, विधानसभा को भी यहाँ तक कि भंग कर दिया जाता था, और पूरी तरह से वहाँ का प्रशासन केंद्र सरकार के हाथ में आ जाता था, और वहाँ की जो कानून बनाने की शक्तियाँ हैं वो पार्लियामेंट के पास आ जाती थी। ये पहले बहुत आसानी से होता था, लेकिन बाद में जब खास करके जब इसका बहुत दुरुपयोग हुआ इस प्रावधान का, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले आए और उनमें अलग अलग निर्णय हुए। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे उसमें एक ये था ना कि अगर गवर्नर जो है, गवर्नर को यह समाधान हो जाए और गवर्नर की ये रिपोर्ट आ जाए कि राज्य में जो है संवैधानिक प्रावधान फेल हो गए हैं, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन चलाना संभव नहीं है, तो गवर्नर अपनी रिपोर्ट भेज सकता है, गवर्नर अगर संतुष्ट हो जाइए। लेकिन ये क्लियर कर दिया गया है, इट इज टू बी नोटेड दैट द वर्ड सेटिस्फैक्शन इन आर्टिकल 356(1) does not mean the personal satisfaction of the governor, but it is the satisfaction of the cabinet. ठीक है, माने अगर गवर्नर कोई रिपोर्ट भेजता है कि तो उसका पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं होता, पर्सनल सेटिस्फैक्शन से मतलब नहीं है। अब आपको बताएं कि 356 का एक बड़ा अच्छा टेस्ट तब होता है जब 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बीजेपी शासित तीन राज्यों की सरकारें जो है भंग कर दी गई थी, सरकारें गिरा दी गई थी। तो ये मामला सबसे पहले एमपी पे से, अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी हाई कोर्ट में गया। एमपी हाई कोर्ट ने इसको गलत कहा, ये गलत है। उसमें जो लिखा हाई कोर्ट ने वो मैं बता रहा हूँ, आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मेयर वर्सेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन ए स्टेट ड्यू टू सडन ब्रेक ऑफ वायलेंस डिड नॉट कॉल फॉर एक्सट्रीम स्टेप ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी स्टेट में, किसी राज्य में आकस्मिक रूप से कोई हिंसा भड़क जाए और उसके कारण जो है सिचुएशन बिगड़ जाए, है ना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ जाए, तो ये इतना पर्याप्त नहीं है ना, इतना पर्याप्त नहीं है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, ये कहा उन्होंने। मतलब राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था उससे गलत बताया। लेकिन बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो लिखा गया वो भी मैं आपको बताते रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट के निर्णय को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा नहीं, राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया है वहाँ पे वो सही है, और किस हिसाब से सही है वो भी बता देते हैं आपको। उन्होंने कहा द प्रेसिडेंट्स रूल इन दीज स्टेट्स was constitutional. The court held that secularism is a basic feature of the Constitution, and any state government which acts against that ideal can be dismissed by the President. बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 1922 में जो बीजेपी की सरकारें गिराई गई थी उसके संबंध में एक सिद्धांत सा तय कर दिया और उन्होंने कहा कि जो धर्मनिरपेक्षता है, जो सेकुलरिज्म है,
वो हमारे संविधान का एक बेसिक फीचर है, एक आधारभूत विशेषता है। और अगर कोई भी राज्य की सरकार इसके विरुद्ध, इस विचार के विरुद्ध काम करती है तो राष्ट्रपति के द्वारा उसे बर्खास्त किया जा सकता है। समझना आप ध्यान से। 1922 से जो एक सिद्धांत सामने आया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, वो ये सिद्धांत सामने आया कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक आधारभूत विशेषता है और कोई भी राज्य की सरकार यदि इस विचार के विरुद्ध काम कर रही है तो उसे बर्खास्त करना सही है, उसे बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि पश्चिम बंगाल में 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, ये मामला, ये फैसला किस में आया वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये केस है SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1924 का है, 1924 का है। SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1924 का है ये। ठीक है, तो SCC 1924, हाँ 1924, सॉरी 1994, 24 नहीं, मेरा स्लिप अप तंग हो गया, 1994 का है। 1992 में सरकारें गिराई गई थी, 1994 का है ये मामला। तो इस तरह से अगर कोई राज्य धर्म निरपेक्षता के विरुद्ध आचरण करती है तो उसकी सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। अब आप पश्चिम बंगाल में देखिए, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध आचरण कर रही है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वहाँ कुछ जिहादी तत्व जिस तरह से जो है हिंदुओं को चुन चुन के मार रहे हैं, हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा कर रहे हैं, उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनकी संपत्ति लूट रहे हैं, वो भी जो है सांप्रदायिक आधार पर। और ममता बनर्जी की सरकार को इसका खुला समर्थन है। वहाँ की पुलिस जो है पीड़ितों की कोई सहायता नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में ये चीज़ इस्टेब्लिश करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि ममता बनर्जी की सरकार जो है वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के अनुसार आचरण नहीं कर रही है। इसलिए मेरा अपना ये विचार है, मैंने काफ़ी इस पे जो है अध्ययन करने का प्रयास किया, और मेरा अपना ये विचार है कि बोमई केस के आधार पर, SR बोमई केस में जो निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके आधार पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन न केवल लगाया जा सकता है बल्कि इस कार्रवाई की रक्षा भी, इस निर्णय की रक्षा भी सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। पूरे सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा तो इसे जो है सही भी ठहराया जा सकता है। ये मेरा अपना विचार है, बाकी लोग जैसा भी कहें। ठीक है, अब वो इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि SR बोमई केस जो है काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है प्रेसिडेंट रूल के। तो दो बातें हो गई। तो पहला हो गया शेड्यूल्ड एरिया का, दूसरा हो गया 356 का। तो 356 बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि 356 को लगाया जा सकता है, लेकिन 356 लगाएंगे भी तो कब तक लगाएंगे? 2 महीने बाद उसको पार्लियामेंट में प्रस्तुत करना पड़ेगा, फिर वो 6 महीने के लिए बढ़ा सकेंगे, 6 महीने के बाद फिर बार बार इनको बढ़ाना पड़ेगा, उसमें भी बहुत दिक्कत होगी। बंगाल की समस्या इतनी जल्दी सॉल्व होने वाली नहीं है। बंगाल की बीमारी बहुत पुरानी है और 6-8 महीने में उसका इलाज नहीं हो सकता। उसके लिए लंबा समय चाहिए, लंबी सर्जरी चलेगी, लंबी दवाई चलेगी। तो 356 से भी अच्छा एक समाधान मैं सोच पा रहा हूँ, वो भी हमारे संविधान में ही है, वो है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3 है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ द बाउंड्रीज एक्सेट्रा, मतलब किसी नए राज्य का निर्माण। अब नए राज्य के निर्माण के संबंध में इसी में क्लियर कर दिया गया कि यहाँ राज्य से मतलब केंद्र शासित प्रदेश के लिए। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू अल्टर द टेरिटरी और नेम्स एक्सेट्रा ऑफ द स्टेट्स विदाउट देयर कंसेंट और कंकरेंस। मतलब कि
संसद को यह अधिकार है कि वो राज्य सरकार की सहमति के बिना भी उस राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, उसके नाम वगैरह को बदल सकती है। ये तमाम चीजें हैं। और फिर आगे लिखा है, इट कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। दैट कैन आल्टर द एरिया बाउंड्रीज, और उनके एरिया सीमाएं वगैरह बदल सकती है। तो मतलब ये है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो पश्चिम बंगाल को एक केंद्र शासित प्रदेश डिक्लेयर कर सकती है, यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर सकती है। ये बिल्कुल कठिन नहीं है। इसमें पूरे के पूरे पावर्स केंद्र सरकार के पास है और पार्लियामेंट के पास है। राज्य सरकार की इसमें बिल्कुल नहीं चलने वाली है। केंद्र सरकार के पास पूरे पावर्स हैं, और यूनियन टेरिटरी बना देने का परिणाम ये होगा कि जो वहाँ की पुलिस है, तमाम ये सब शक्तियां हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएंगी। और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य को तो वैसे भी यूनियन टेरिटरी ही मतलब बना करके रखना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, सीमावर्ती राज्य है। लगातार बांग्लादेश से वहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ घुसपैठ हो रही है, गैर कानूनी रूप से लोग आ रहे हैं, गैर कानूनी रूप से लोग अपने वहाँ पे रह रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, और तमाम तरह के अपराधों में लिप्त हो रहे हैं। तो भारत की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत ही बड़ा खतरा है। तो इसलिए बिल्कुल इसको यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए। इसमें कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं है। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर जो है ऐसा कोई कार्रवाई जो है करना है, कोई कार्रवाई करना है, तो इसके लिए जरूरी ये है कि जो उस राज्य की विधानसभा है उनके पास भेजा जाएगा उनका व्यू पूछने के लिए कि आपका व्यू क्या है। और उसमें एक स्पेसिफाइड टाइम रहेगा, एक निश्चित समय रहेगा कि इतने समय के अंदर आप अपना व्यू बताइए। उतने निश्चित समय के अंदर अपना व्यू बताते हैं तो ठीक, नहीं बताते हैं तो कोई बात नहीं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि if the state legislature to which the bill has been referred does not express its views within the period so specified or extended, the bill may be introduced in the parliament even though the views of the state have not been obtained by the president. मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति ने उनका व्यू जानने के लिए उनके पास उनको जानने के लिए उनको चिट्ठी लिखी, उनसे कहा कि आप अपना व्यू बताएं, और उन्होंने अपना व्यू उस समय में नहीं बताया, तो भी इस तरह का बिल जो है पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। और अगर इसी में आगे लिखा, इफ द स्टेट लेजिस्लेचर एक्सप्रेसेस इट्स व्यूज विद इन द टाइम so specified or extended, the parliament is not bound to accept or act upon the views of the state legislature. मतलब कि अगर कोई व्यू बताते हैं, अगर वो कहते हैं नहीं, इसे केंद्र शासित प्रदेश नहीं घोषित करना है, तो भी जो है, जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उस व्यू को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। तो फिर आगे क्या है, thus it is clear that the very existence of a state depends upon the sweet will of the central government. ये लाइन बहुत प्यारी है। इस तरह से ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि किसी भी राज्य का अस्तित्व भारत में किसी भी राज्य का अस्तित्व पूरी तरह से केंद्र सरकार की सदिच्छा पर निर्भर करता है, केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। माने केंद्र सरकार जब चाहे किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर सकती है, उसको अनेक राज्यों में तोड़ सकती है, उसकी सीमाओं को बदल सकती है, उसके नाम को बदल सकती है। ये शक्तियां पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में है। तो जो वर्तमान परिस्थितियां बंगाल में चल रही हैं उनको देखते हुए मैं बिल्कुल इस निष्कर्ष पे पहुंचता हूं कि सबसे अच्छा रास्ता यही होगा कि पश्चिम बंगाल को, राष्ट्रपति शासन से भी अच्छा रास्ता है कि पश्चिम बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए, और लंबे समय तक, 10-20 साल तक या और भी ज़्यादा समय तक, क्योंकि यहाँ पे समस्याएं हैं लगातार, और इसके बाद देखी जाएगी कि कब समस्या पूरी तरह से सुलझती है। वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए, CA/NRC को सख्ती से जो है लागू किया जाए, घुसपैठियों को निकाल बाहर किया जाए, घुसपैठियों के समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए,
पूरी तरह से उसकी सर्जरी की जाए, पूरी तरह से उसकी सर्जरी की जाए। यही रास्ता हमको बिल्कुल सही समझ में आता है। अब आगे कुछ और रास्तों की बात करते हैं। एक रास्ता ये है, ये भी कहा जा रहा है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये भी एक अच्छा रास्ता है। आफ्स्पा, ये भी एक अच्छा रास्ता है। और लेकिन आफ्स्पा के लिए क्या है कि ज़रूरी ये रहता है कि जो है उस मतलब कि किसी भी एरिया को एक डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाए, क्योंकि आफ्स्पा ऐसे नहीं लगाया जा सकता, कहीं पर भी डिस्टर्ब एरिया घोषित करना पड़ता है। किसी भी राज्य में कोई क्षेत्र रहता है जो डिस्टर्ब रहता है, जो गड़बड़ी वाला क्षेत्र रहता है, वहाँ पर ये लगाया जा सकता है। आफ्स्पा लगाने का परिणाम ये होता है कि वहाँ पर जो है आर्मी है ना, वहाँ पर जो है एक प्रकार से आर्मी का शासन चलने लगता है। आर्मी को बहुत विशेष आर्मी को कई विशेष अधिकार मिल जाते हैं और पश्चिम बंगाल की समस्या आफ्स्पा से बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाए। डिस्टर्ब एरिया प्रेसिडेंट घोषित करता है। तो गवर्नर भी डिक्लेयर कर सकता है, गवर्नर भी डिक्लेयर कर सकता है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो एडमिनिस्ट्रेटर डिक्लेयर कर सकता है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो कुल मिलाकर के ये दूसरा रास्ता है जो मुझे ठीक लग रहा है कि अगर सरकार जो है उसको केंद्र शासित प्रदेश न बनाना चाहे, यूनियन टेरिटरी न बनाना चाहे, तो वहाँ पे आफ्स्पा डिक्लेयर कर सकती है। और इसके अलावा एक और आर्टिकल है भारतीय संविधान का, वो है 256। और 256 में क्या रहता है कि केंद्र सरकार को जो है डायरेक्शंस पास करने का अधिकार होता है। केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को वो डायरेक्शंस दे सकती है। लेकिन ये भी कोई बहुत कारगर मुझे नहीं दिख रहा है। ममता बनर्जी सरकार को डायरेक्शन देते रहो, मानने वाली नहीं है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो वो भी मुझे बहुत सही नहीं लग रहा है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको जो कारगर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उनके पास प्रचंड बहुमत है और जो उनका जो चरित्र है, जो उनका स्वभाव है ममता बनर्जी का, एक डिक्टेटर की तरह व्यवहार करने का, उसमें मुझे 256 की कोई उपयोगिता नहीं दिखती है। 356 की अगर अब आप बात करें तो 356 भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। और इसमें भी बहुत समस्याएं हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी भी है, तो वो भी थोड़ा कठिन रहता है, टिकेगा या नहीं टिकेगा अगर किसी तरह, और अगर नहीं टिका तो समस्या है। तो वो भी मुझे ठीक नहीं दिखता। मुझे तो दो उपाय ठीक ठाक वहाँ पे दिखते हैं। एक तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू कर दिया जाए, वहाँ पहले डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाए। जितने इलाके हैं जहाँ जहाँ ये हिंसाएं हो रही हैं, जहाँ जहाँ जितने इलाकों में हिंसा हो रही है, उन सब की रिपोर्ट बुलवाई जाए गवर्नर से, और या तो केंद्र सरकार जैसे भी चाहे उनकी रिपोर्ट बुलाए और उस एरिया को डिमार्केट करे, डिमार्केट करके उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित करे, डिस्टर्ब एरिया घोषित करके वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा दे। एक तो ये किया जा सकता है, ये बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। और दूसरा जो है दूसरा अच्छा उपाय मुझे ये दिख रहा है कि पूरे पश्चिम बंगाल को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाए, यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। इससे क्या होगा, वहाँ का शासन पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएगा, पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएगी, और इसके बाद जो है दबा करके वहाँ पे CA/NRC को लागू किया जाए और वहाँ का तबीयत से इलाज किया जाए, जिससे कि ये बीमारी ही से पूरी तरह से सही हो जाए। जो जिहादी मानसिकता, इसको पूरी तरह से कुचल दिया जाए। इसे कुचलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यह संक्रामक बीमारी है। एक बार बंगाल में अगर सफल हो गई तो फिर ये भारत में फैल सकती है। इन्होंने एक फार्मूला पकड़ लिया है, तो इस फार्मूले को यहीं पर काट देना है, इस फार्मूले को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देना। इन्होंने फार्मूला पकड़ लिया है कि थोड़ा सा इनका परसेंटेज अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो इनके वोट के लिए जो है, जिसको आप कहते हैं ना कि जीभ लपलपाई घूमती हैं, तो ऐसी पार्टियों को जो है ऐसी पार्टियों का फेवर प्राप्त करके ये एकदम एक मुश्त मतदान करते हैं और इसके बाद ये सब चीज़ें करते हैं। तो इस फार्मूले की जड़ अगर काटनी है तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पर उसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाए। इससे क्या है, बाकी क्षेत्रों को भी एक सबक मिलेगा, बाकी जगह भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा करने की सोचेंगे तो उन्हें ये पता रहेगा कि ज़्यादा जो है चू चपड़ करेंगे तो फिर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जा सकता है।
तो ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मेरा यही प्रयास है। लेकिन फिर से अपना निष्कर्ष मैं दोहरा दे रहा हूँ कि सारी परिस्थितियों को देखते हुए मुझे दो उपाय ठीक लग रहे हैं। 356 मुझे बहुत कारगर नहीं दिख रहा है, उसके कारण मैंने आपको बता दिए। क्योंकि एक तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है, और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी स्क्रूटनी होगी और उसमें क्या होगा नहीं पता है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में अगर ये खारिज हो गया तो स्थितियां प्रतिकूल भी हो सकती हैं। तो मुझे तो दो उपाय सही लगते हैं। एक तो वहाँ पे जो है उस ऐसे इलाकों को जो है डिमार्केट किया जाए, उनको चिन्हित किया जाए कि कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये बदमाशियाँ ज़्यादा हो रही हैं। उनपे उनको जो है डिस्टर्ब एरिया घोषित करके वहाँ पर आफ्सपा लगाया जाए और सेना पहुँचा दी जाए। और दूसरा ये कि जो है पूरे जो है पश्चिम बंगाल को यूनियन टेरिटरी माने केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार।